हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के पहले से लेकर 7th एपिसोड तक का सारा एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के 8th एपिसोड से। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें मिर्ज़ापुर का एक कूड़ादान दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा होता है एंड वहाँ पे एक लाश दिखाई जाती है जो आधी जली होती है एंड उसे जानवर खा रहे होते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे भरत यागी, बट असली में जो छोटे हैं, भरत यागी की वाइफ के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है उस कूड़ेदान में पुलिस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी होती है, जहाँ पे गोलू के फादर भी खड़े होते हैं एंड वहाँ पे गुड्डू आता है अपनी सिक्योरिटी के साथ। एंड गुड्डू जब उससे उठाकर देखता है तो वो समझ आता है कि ये गोलू की लाश है। एंड वहाँ पे गोलू की घड़ी, उसका मोबाइल और कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि वो गोलू ही है जिसे जलाकर मारा गया है। एंड जिस समय भरत यागी अपने घर पे होते हैं एंड उनकी वाइफ उनके पास होती है तो उनका हाथ जला हुआ दिखाया गया है, यानी कि हमें ये समझ आ चुका है कि गोलू को भरत यागी ने जलाकर मार दिया है। एंड यहाँ ये सब होने के बाद गोलू के फादर ये सब सहन नहीं कर पाते एंड वो गुड्डू के सामने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। ये देखने के बाद गुड्डू पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद हमें जौनपुर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे कालीन भैया के साथ शरद शुक्ला खड़ा होता है एंड शरद शुक्ला उसे बताता है कि गोलू की मौत हो गई है, जो कि अखबार में भी छपा है। एंड वहाँ पे कालीन भैया उसे कुछ सजेशन देते हैं एंड उसके बाद उसे बोलते हैं कि वो अपनी ताकत और अपना रुतबा बढ़ाए। एंड अभी पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास है, क्योंकि गुड्डू तो गोलू के मरने की वजह से वैसे ही टूट चुका है। एंड उसके बाद शरद शुक्ला उसे कुछ परमिशन मांगता है एंड बोलता है कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके लिए उसे शायद कालीन भैया को थोड़ा हर्ट भी करना पड़े, बट उसके लिए वो कालीन भैया से पहले इजाज़त चाहता है। उसके बाद हमें शरद शुक्ला माधुरी के पास दिखाया जाता है एंड यहाँ शायद हमें ये समझ आ चुका था कि शरद शुक्ला का जो अगला निशाना है वो माधुरी है एंड वो उससे शादी करना चाहता है ताकि उसके पास गवर्नमेंट पावर भी आ जाए। उसके बाद हमें गुड्डू अपने फादर के पास यानी रमाकांत के पास जेल में देखने को मिलता है, जहाँ वो अपने फादर से बात करने आया होता है। एंड वहाँ वो अपने फादर से अपनी पर्सनल जो भी उसकी परेशानी चल रही है उसके बारे में डिस्कस करता है एंड उनसे सलाह लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड वहाँ रमाकांत उसे ये भी जवाब देते हैं कि जेल में रहकर वो एक ही समझ चुके हैं लाला के कत्ल होने के बाद, तो स्पेशली कि सर्वाइव करने के लिए जो हो सकता है वो उसे करना चाहिए एंड जो उसका मन कहता है वो करे। एंड उसके फादर उसे ये भी यहाँ बोलते हैं कि वो उसके सपोर्ट में है। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है आईजी अपने ऑफिस आते हैं एंड बाहर हवलदार से बोलते हैं कि गुड्डू पंडित को बोला जाए कि आईजी उससे मिलना चाहता है एंड उसे उसके ऑफिस बुलाया जाए। जहाँ हवलदार उसे बोलते हैं कि पूरे पूर्वांचल में गुड्डू पंडित को बुलाया नहीं जा सकता, बल्कि उससे मिलने के लिए हमें खुद ही जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आईजी हमें उसकी फैक्ट्री में आते दिखते हैं, जहाँ उसकी फैक्ट्री में कालीन का काम चल रहा होता है। एंड वहाँ आईजी उससे फ़ोन पे बात करवाते हैं माधुरी की। एंड माधुरी उसे क्लियरली बोलती है कि माधुरी की सास यानी बीना और उसके बच्चे को उसने होस्टेज बना के रखा है, यानी बंदी बना के रखा है, तो उसके पास एक डील है कि वो उन दोनों को छोड़ दे एंड यहाँ वो उसके फादर का केस पर्सनली देखेगी एंड उन्हें फांसी की सज़ा ना हो उसकी पूरी कोशिश करेगी। एंड ये सब होने के बाद आईजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें भरत यागी का घर देखने को मिलता है सेवान में, जहाँ उसकी फैमिली के साथ वो खाना खा रहा होता है। एंड उसके बाद भरत यागी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी वाइफ को उस पर कुछ शक हो रहा होता है एंड वो उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि माधुरी ने जो कोर्ट में केस चल रहा था गुड्डू के फादर रमाकांत के खिलाफ, वहाँ के जज को चेंज कर दिया है एंड उनका जो पुराना जज था उसकी ट्रांसफ़र करवा दी गई है जो रमाकांत पंडित के सपोर्ट में था। एंड उसके बाद हमें कोर्ट के अंदर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे कोर्ट में रमाकांत के केस की सुनवाई होती है एंड वहाँ पे गुड्डू पंडित आ जाता है एंड गुड्डू पंडित के कुछ लोग अंदर रेडी होते हैं कुछ बवाल करने के लिए। एंड उसके बाद हमें कोर्ट में केस चलता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे जज अपने फाइनल डिसीजन को दिखाते हैं। एंड वहाँ पे जैसे ही रमाकांत को यानी गुड्डू के फादर को मौत की सज़ा होने वाली होती है, तभी वहाँ पे रॉबिन खड़ा हो जाता है एंड रॉबिन वहाँ पे बोलता है कि प्रोसिक्यूशन बहुत टाइम से गलत केस लड़ रही थी, ये सब केस झूठे हैं। एंड आईजी भी वहाँ होता है और गुड्डू भी। एंड तभी रॉबिन बोलता है कि उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि गुड्डू के सारे इलीगल जो काम थे उसके खिलाफ सबूत उसी ने रमाकांत पंडित को दिया था। एंड ये सब सुनने के बाद जज उस डिसीजन को अभी होल्ड पे रख देते हैं एंड वहाँ पे रॉबिन को सबूत लाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुड्डू अपने घर आता है जो ड्रग्स के नशे में पूरी तरह से चूर होता है। एंड वहाँ वो नाराज़ होता है रॉबिन से एंड उसे बोलता है कि वो इस घर का बेटा बनने की बहुत कोशिश कर रहा है एंड शायद वो अच्छा बेटा भी होगा क्योंकि गुड्डू तो नहीं है। एंड वहाँ रॉबिन उसे बताता है कि गोलू को भी उसने समझाया था
कि इतने बड़े डिसीजन इतनी इजीली नहीं लेने चाहिए। ये सुनने के बाद गुड्डू और गुस्से में आ जाता है एंड उससे पूछता है कि गोलू उसे कहाँ मिली। तो वो उसे बताता है, जो कि मैंने आपको बताया था, कि गोलू सिवान जाने से पहले उसके पास आई थी अपना अकाउंट क्लोज करवाने के लिए। एंड गुड्डू ये सुनने के बाद और गुस्से में आ जाता है कि वो पूरे शहर में गोलू को ढूंढ रहा था और घर में ही एक इंसान बैठा है जिसे गोलू का पता था बट उसने बताया नहीं। एंड गुस्से में आकर गुड्डू अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में था एंड वो वहाँ पे रॉबिन को जान से मार देता है। एंड यहाँ ख़त्म हो जाता है सीज़न 3 का 8th एपिसोड। तो सीज़न 3 के 9th एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि भरत यागी हड़बड़ाहट में अपने घर के अंदर अपनी बीवी और अपने कपड़े पैक कर रहा होता है एंड वहाँ उसकी माँ और उसके बीच में कुछ बातें होती हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हमें गोलू के पास सलोनी देखने को मिलती है, जहाँ सलोनी को गोलू बताती है कि मैं गोलू हूँ, यानी कि गजगामिनी। एंड वहाँ उसे बाहर की ये न्यूज़ मिलती है सलोनी की तरफ से कि वो झूठ बोल रही है, गोलू तो मर चुकी है, उसकी जली हुई लाश कूड़ेदान में मिली थी, शरद शुक्ला ने मरवाया था। एंड ये सब सुनने के बाद गोलू थोड़ी चौंक जाती है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एंड यहाँ गोलू सलोनी को मना लेती है उसकी मदद करने के लिए एंड उसे बोलती है कि अगर यहाँ पे छोटे आ गए यानी शत्रुघ्न आ गया तो वो उन दोनों को मार देगा, ताकि बाहर ये ना पता लगे कि वो बड़े नहीं वो छोटे हैं। एंड सलोनी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है एंड वहाँ से भागने के लिए भी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुड्डू के घर पे पुलिस आई होती है, जहाँ वो रॉबिन की लाश को उठा रहे होते हैं एंड वहाँ वो उसकी माँ और बहन से पूछते हैं कि क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये सब किसने किया। तो वहाँ उसकी माँ हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें मिर्ज़ापुर में गुड्डू को पकड़ती हुई पुलिस दिखाई जाती है, जहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि उसकी माँ और बहन ने ये बयान दे दिया है कि रॉबिन को गुड्डू ने ही मारा है। एंड वहाँ पे पुलिस बीना और उसके बच्चे को लेकर पीएम के ऑफिस आ जाती है, जहाँ पे पीएम के क्वार्टर में ही उन्हें एक आरामदायक कमरा दिया जाता है। उसके बाद हमें शरद शुक्ला माधुरी के पास सीएम ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि वो माधुरी से बोलता है उसे गुड्डू चाहिए। एंड वहाँ माधुरी उसे बोलती है कि गुड्डू के ऊपर अब पुलिस ही कार्रवाई करेगी और उसे जेल में ही मरवाने की कोशिश करेगी। एंड वहाँ पे शरद उसे बोलता है कि बदले के लिए मुझे ही उसे मारना होगा ताकि लोगों में मेरी पावर का पता लगे। एंड उसे जवाब में माधुरी ये बोलती है कि उसने इसी वजह से मुन्ना को भी खोया था और वो उसे नहीं खोना चाहती। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है कि माधुरी उसे डिसीजन लेने को बोलती है कि उसे अपना बदला लेना है या फिर माधुरी चाहिए। एंड यहाँ हमें पता लग रहा है कि माधुरी और वो एक दूसरे से सॉफ्ट कॉर्नर पे आ चुके हैं और वो शायद एक दूसरे को प्यार भी करने लग गए। एंड अगले सीन में हमें माधुरी जेल में गुड्डू को मिलती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे गुड्डू मुन्ना के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है एंड गुस्से में माधुरी जाते हुए वहाँ के जेलर को ये ऑर्डर तय कर जाती है कि मुन्ना को इतनी बुरी तरह से मारा जाए कि वो चल भी ना पाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। एंड दूसरी तरफ जब भरत यागी स्कूल के बेसमेंट में आता है तो वहाँ पे गोलू और सलोनी रेडी होते हैं भागने के लिए। एंड उसके बाद जब भरत यागी बेसमेंट में दोबारा आता है स्कूल के, तो वहाँ पे वो सलोनी को मना लेता है ये समझाकर कि वो बड़े ही हैं छोटे नहीं। एंड माँ सलोनी उस पर भरोसा कर लेती है। एंड ये सब देखने के बाद गोलू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जब भरत यागी बंदूक निकाल लेता है एंड गोलू के हाथ में जो हुक होता है उस हुक से गोलू सलोनी का हाथ काट देती है, जहाँ सलोनी के हाथ से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है। एंड छोटे वहाँ पे सलोनी को संभालने लग जाते हैं एंड गोलू वहाँ से भाग जाती है। एंड उसके बाद जेलर गुड्डू को कुछ कैदियों के पास छोड़ देता है, जहां वो सब कैदी मिलकर गुड्डू को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। एंड दूसरी तरफ जेल में रमाकांत पंडित को मिलने के लिए उसकी बेटी आती है, यानी कि गुड्डू की बहन, जहां वो उससे सबूत मांगती है हर बुरे इंसान के खिलाफ। एंड वहां उसके फादर उसे सबूत देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। एंड जब वो सारे के सारे सबूत लेकर घर आती है तो वहाँ वो उन्हें पढ़ रही होती है, जहाँ उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो देखकर अब बहुत चौंक जाएंगे। वो सबूत ये था कि माधुरी के फादर का जब एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हमें पिछले स्टार्टिंग एपिसोड्स में देखने को मिला था, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो हत्या थी। एंड उसके अंदर जो मेन हाथ था वो शरद शुक्ला का था। एंड यही चीज़ सामने आने के बाद एपिसोड 9 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एपिसोड 10 की, यानी कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के लास्ट एपिसोड की। सो गाइस, सीज़न 3 के 10th एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें गोलू वापस आती हुई दिखाई जाती है फैक्ट्री में, जहाँ पे गुड्डू का मैनेजर पहले ही खड़ा होता है। एंड वहाँ पे गोलू को देखकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद गोलू कपड़े चेंज करती है, अपने आप क्लीन करती है। एंड उस सब के बाद वो फ़ोन करती है उस मिनिस्टर को जिसने उसे जेपी यादव से मिलने का एक रास्ता दिखाया था। एंड वो वहाँ पे उसे पूरे पैसे देने की बात करती है एंड जेपी यादव से मिलाने की बात करती है। दूसरी तरफ हमें जेपी यादव के पास वाराणसी में जरीना देखने को मिलती है, जहाँ जरीना उसके दिए हुए पैसों से उसका रात का काम करने के लिए राज़ी होती है। एंड वहाँ पे हमें जरीना का जेपी यादव के साथ और मृदुल के साथ सेक्स होता हुआ दिखाया जाता है। एंड अगले सीन में हमें माधुरी आमबाग का उद्घाटन करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ उसकी स्पीच चल रही होती है। और दूसरी तरफ जरीना माधुरी की पार्टी के सारे एमएलएस को लेकर एक वैन में दिखाई जाती है, जहाँ उसे ऑपोजिशन के मिनिस्टर का फ़ोन आया होता है। एंड उसी ने जरीना को सभी एमएलएस को अपने पास लाने के लिए बोला होता है, ताकि वो माधुरी की सरकार पलट सके।
एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जरीना उन सब एमएलएस की बस को लेकर ऑपोजिशन के लीडर के पास नहीं बल्कि शरद शुक्ला के पास आती है। एंड वहाँ शरद शुक्ला उन सब एमएलएस को बोलता है कि उन लोगों के बिकने की अमाउंट तो जेपी यादव ने लगा दी थी, अब उन सब की जान की कीमत वो लगाएगा। एंड यहाँ पे ये सारी खबर जेपी यादव को फोन पे मिल जाती है। उसके बाद हमें सीएम के ऑफिस में माधुरी और उसके पीए के पास डिम्पी दिखने को मिलती है। डिम्पी यानी कि गुड्डू पंडित की बहन। एंड वहाँ वो सबूत लेकर आई होती है शरद शुक्ला के खिलाफ। एंड वो वहाँ पे सीएम को बताती है कि उसके फादर को शरद शुक्ला ने ही मरवाया था। ये सुनने के बाद सीएम टूट जाती है। एंड उसके बाद हमें सीएम माधुरी और शरद शुक्ला एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछती है कि उसने माधुरी से कुछ छुपाया तो नहीं आज तक। एंड शरद शुक्ला वहाँ पे ये सोचता है कि उसे ये शक हो गया है कि कालीन अभी तक जिंदा है। एंड वो उसे बता देता कि कालीन अभी तक जिंदा है और वो उसके पास है। एंड वहाँ माधुरी अपने फादर की चीज़ को पीछे रखकर उसे ये बोलती है कि वो कालीन से मिलना चाहती है। एंड उसके बाद शरद शुक्ला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें गोलू, जेपी यादव और होम मिनिस्टर के साथ वाराणसी में देखने को मिलती है, जहाँ उनके बीच में डिस्कशन चल रही होती है कि इस सबको कैसे खत्म किया जाए। एंड वहाँ वो तीनों एकजुट हो जाते हैं एंड वो सजेशन निकालते हैं कि गुड्डू को कुछ भी करके जेल से बाहर निकालना होगा। एंड उसके बाद हमें जौनपुर में कालीन भैया के पास शरद शुक्ला आते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ वो कालीन भैया से कुछ बातें करते हैं। एंड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने माधुरी को ये चीज़ बता दी है कि कालीन भैया अभी तक जिंदा हैं। एंड शरद के कहने पर माधुरी उनसे मिलना चाहती है। एंड अगले सीन में हमें कालीन भैया और माधुरी एक साथ बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां माधुरी उसे बताती है कि शरद शुक्ला ने ही उसके फादर को मारा था। एंड वहां कालीन भैया उसे बोलते हैं कि वो पुरानी बातों को भूल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। एंड यहाँ तक कि उसे बोलते हैं कि उन्होंने शरद शुक्ला को ये वचन दिया है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे अब वही बैठेगा एंड अब वो उसे बिठा कर ही रहेंगे। एंड उसके बाद माधुरी उन्हें ये जवाब देती है कि गुड्डू, उनकी बीवी और उनका बच्चा यानी कि बीना और उसका बच्चा उसके पास है। एंड अगर वो तीनों होने चाहिए तो उसे वो करना होगा जो माधुरी चाहती है। ये सब होने के बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है। एंड इस सब के बाद हमें प्रयागराज में आखिरी बैठक देखने को मिलती है, जहाँ पे पूर्वांचल की गद्दी का उत्तराधिकारी अब घोषित कर दिया जाएगा। एंड ये दिन होता है दशहरे का। एंड वहाँ पे जब मुनव्वर अपनी डिसीजन बताने लगता है तो वो ये बोलता है कि अभी कोई भी काबिल नहीं है इस गद्दी के, तो पूर्वांचल की गद्दी अभी पश्चिम के लोगों के हिसाब से ही चलेगी। एंड इस डिसीजन को सुनने के बाद सभी बाहुबली उस चीज़ को मना करने लगते हैं। एंड वहाँ पे शरद शुक्ला उससे बहस करने लगते हैं। एंड तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे कालीन भैया की। एंड कालीन भैया को वहाँ सब देखकर चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं। एंड वहाँ मुनव्वर थोड़ा मुस्कुराकर कालीन भैया का स्वागत करते हैं। एंड कालीन भैया वहाँ पे अपना डायलॉग मारते हैं कि हमें भूले तो नहीं। एंड वहाँ पे कालीन भैया बैठकर ये डिसीजन लेते हैं कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी तो अब चुना ही जाना चाहिए, जो कि उन्होंने और उनके फादर ने मिलके ये सारे रूल और रेगुलेशन बनाए थे। एंड ये सब होने के बाद कालीन भैया वहाँ पे घोषित करते हैं कि मिर्ज़ापुर की गद्दी एंड नया किंग ऑफ मिर्ज़ापुर शरद शुक्ला होगा। एंड जैसे ही शरद शुक्ला वहाँ बैठने लगता है यानी कि उस गद्दी पर, तभी कालीन भैया ये भी बोलते हैं कि शरद शुक्ला आखिरी किंग ऑफ मिर्ज़ापुर होगा। एंड ये सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं। तभी कालीन भैया शरद शुक्ला को गोलियां मार देते हैं। एंड शरद शुक्ला वहाँ ज़मीन पर गिर जाता है। तभी आईजी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो सभी बाहुबलियों को मार देते हैं। एंड कालीन भैया वहाँ पे मुनव्वर को भी गोली मार देते हैं। एंड यहाँ ख़त्म होता है मिर्ज़ापुर सीजन 3 का आखिरी एपिसोड यानी कि 10वां एपिसोड। ये सब होने के बाद बीना और उसके बच्चे को माधुरी का सीए एक सरकारी गाड़ी में मिर्ज़ापुर तक छोड़ने जा रहा होता है। एंड रास्ते में गाड़ी को रोक दिया जाता है, जहाँ बीना थोड़ा घबरा जाती है। एंड वहाँ पीए उसे ये बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से मिलाना था इसलिए गाड़ी रोकी गई है। एंड वहाँ जब बीना अपने बच्चे को लेकर बाहर उतरती है तो सामने गाड़ी में से निकलते हैं कालीन भैया, जिन्हें देखकर बीना डर जाती है। लेकिन कालीन भैया को यहाँ पे अभी तक नहीं पता है कि बीना घर पे ही रहकर लंका ढाने का काम कर रही थी, यानी कि वही भेदी थी जिसने अभी तक सारा रायता फैलाया था। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कालीन भैया जेल में आते हैं गुड्डू को मिलने के लिए, जहाँ जब जेलर गुड्डू को उठा रहा होता है तो गुड्डू की जगह वहाँ पे कोई और ही होता है। एंड गुड्डू वहाँ से फरार हो चुका होता है। एंड दूसरी तरफ हमें गुड्डू बाहर देखने को मिलता है एक नदी के पास, जहाँ एक बोट पे गोलू उसका इंतजार कर रही होती है। एंड यहाँ गुड्डू गोलू को देखकर रोने लग जाता है। एंड उसके बाद उसे हक करके किस करता है। एंड सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के आखिरी सीन में हमें देखने को मिलता है कि रधिया यानी जो कालीन भैया के घर पे काम वाली थी, वो एक गाड़ी में मिलने आती है किसी को। एंड जब वहाँ पे वो इंसान आता है जिसे वो मिलने आई है तो वो मकबूल होता है, जहाँ मकबूल एक लेबर का काम कर रहा होता है। एंड मकबूल को वो बोलती है कि बीना भाभी ने उसे याद किया है, उन्हें उससे कुछ काम है। एंड यहाँ ख़त्म हो जाता है मिर्ज़ापुर सीजन 3। सो मिर्ज़ापुर सीजन 3 का आपका पर्सनल रिव्यू और पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मिर्ज़ापुर का सीजन 3।
जहाँ तक कि हमारी बात है, ये सीज़न बहुत ज़्यादा स्लो चला, लेकिन एंड के 2 या 3 एपिसोड हमें बहुत अच्छे लगे, जहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिला। एंड सीज़न 4 में क्या होगा ये देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एंड सीज़न 4 जैसे ही आता है या उसकी रिलीज डेट आती है, हम उसके लिए भी आपको जल्दी ही आगाह करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट भी करें। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट गाइस, जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।